Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyid Ishan Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to start the second chapter, that is homeostasis. आज हम बात करने वाले हैं कि होम्योस्टेसिस बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि होम्योस्टेसिस इज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हिच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल एक्टिविटीज जो रोजाना हमारी बॉडी में टेक प्लेस हो रही हैं और हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रख रही हैं, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। आइए बात करते हैं इंटरनल कंडीशंस में हमारे पास क्या क्या आता है। अगर बात करें इंटरनल कंडीशंस की जो हमारे एनवायरनमेंट में मेंटेन रहती हैं, वो होते हैं हमारे वाटर की क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स जिसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स आ जाते हैं, मिनरल्स, मादनियात जो आ जाते हैं, और टेम्परेचर का मेंटेन रहना इंटरनल कंडीशंस में शुमार होता है। इन सब चीज़ों का बैलेंस में रहना, कांस्टेंट रहना, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। फर्दर अगर हम बात करें आगे तो होम्योस्टेसिस का कांस्टेंट होना ज़रूरी क्यों है? लेट्स टेक अ वन एग्जांपल। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सब जानते हैं कि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है? वो एज अ बायोकैटलिस्ट एक्ट करते हैं, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में जो टेक प्लेस हो रहा होता है उसको स्पीडली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो कभी बढ़ जाता है, कभी जो है वो कम हो जाता है। तो उससे क्या हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ पे कोई असर होता है? नहीं। यही तो स्टेट है, यही जो हमारा कांस्टेंट है, यही तो हमारा बैलेंस है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो एक खास टेम्परेचर पे काम करते हैं और वो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फर्ज करें कि अगर हमारी बॉडी के बाहर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाए, यानी टेम्परेचर हाई हो जाए, और आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि एंजाइम्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि गर्मियाँ जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो क्या आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं? नहीं ना, बल्कि बॉडी की एक्टिविटीज़ तो चलती रहती हैं। या आइदर ऐसा हो कि आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन ही रह रहा है और आपके बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, तो क्या आपकी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं? नहीं। इसी स्टेट को, इसी बैलेंस को, इस कांस्टेंट हालत को क्या कहते हैं? हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अल्लाह ताला ने हर जानदार में ये सलाहियत दी है कि अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, आइदर बाहर का टेम्परेचर बढ़े या कम हो, उससे उसकी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कुछ असर ना हो। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस का फिनोमेना फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है क्लास? फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस को डिटेक्ट करता है। अगर कोई चीज़ एबनॉर्मली चल रही होती है तो उसको वापसी नॉर्मल कर देता है, बॉडी के सारे फंक्शंस को मॉनिटर करता है, कुछ भी अगर गड़बड़ नजर आती है तो उसको वापसी करेक्ट कर देता है। फीडबैक मैकेनिज्म एक लूप के थ्रू काम करता है जिसके अंदर हम 3 मेन कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर, सेकंड कंट्रोल सेंटर, थर्ड इज इफेक्टर। आइए इस लूप को देखते हैं। यहाँ आपके पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। सबसे पहली टर्म हम रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर क्या होते हैं क्लास? रिसेप्टर्स आर दो सेंसरी ऑर्गन्स जो कि किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करते हैं? सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। आइदर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है और टेम्परेचर भी हो सकता है। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होती है? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? ब्रेन को कहते हैं। ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। थर्ड क्या होता है? इफेक्टर। इफेक्ट यानी इफेक्ट को क्या करेगा? जनरेट करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। तो इफेक्टर्स भी जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और कोई भी अंदर के मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, वो किस में आते हैं? हम इफेक्टर्स में क्लासिफाई कर रहे होते हैं। आइए अब हम इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कि क्या हुआ भाई, कंडीशन जो है वो पहले डिक्रीज हो रही है या कंडीशन जो है वो इंक्रीज हुई है। डिटेक्ट किसने किया? फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू डिटेक्ट हुआ। उसके बाद किसके पास गया? रिसेप्टर के पास गया। रिसेप्टर ने क्या किया? अपने पास से सिग्नल्स किसको भेजे? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन को सिग्नल भेजे, ब्रेन ने उसका करेक्टिव मैकेनिज्म दिया, यानी उसके अगेंस्ट जो है वो प्लान सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए। करेक्टिव मैकेनिज्म देने के बाद ये किसके पास जाएंगे? इफेक्टर के पास, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है।
इफेक्टर क्या करेगा, एज अ रिजल्ट जो भी रिस्पॉन्स है उसको क्रिएट करेगा और इफेक्ट देगा। देन कंडीशन क्या हो जाएगी, बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अगर कंडीशन इंक्रीज हुई भी होगी, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बड़ी भी होगी तो वापसी क्या हो जाएगी, नॉर्मल पे आ जाएगी। अगर कोई चीज़ कम हुई भी होगी तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी मतलब अपने सेट पॉइंट पे आ जाएगी। और नॉर्मल जो सेट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे स्किन पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि हम किसी भी हॉट बॉडी को टच करा तो हमारे स्किन पे क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। उन्होंने फॉरन डिटेक्ट कर लिया कि क्या है ये हॉट बॉडी। फिर सिग्नल्स किसके पास गए, ब्रेन के पास गए। ब्रेन के पास सिग्नल गए तो कंट्रोल सेंटर ने ये सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए, हाथ को पीछे कर लेना चाहिए। उसके बाद उसने सिग्नल्स किसको भेजे, इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या है, हमारे मसल्स होते हैं या तो ग्लैंड्स होते हैं। मसल्स ने क्या किया, फौरन से अपना हाथ पीछे कर लिया। तो आपने ये देखा एक फीडबैक लूप के थ्रू काम हो रहा है, एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम हो रहा है। इस एग्जाम्पल से उम्मीद है कि आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए इसको दूसरी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्ज करें कि क्या हुआ कि बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, तो हमारे स्किन रिसेप्टर्स ने, जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने क्या कर लिया, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लिया। देन सिग्नल किसके पास गए, ब्रेन के पास गए। ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, उसने ये सजेस्ट किया कि भाई स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करा देना चाहिए। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट जो कराएगा वो क्या है, इफेक्टर। इफेक्टर क्या होगा, इस सेंस में स्वेट ग्लैंड्स होगा, जो एज अ रिजल्ट क्या कर देगा, स्वेटिंग का फिनोमेना स्टार्ट कर देगा और फिर बॉडी में से पसीना रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ह्यूमन की बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और बॉडी जो है वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है वापसी आना शुरू हो जाएगा और हीट एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगी, लॉस होती रहेगी और बॉडी का टेम्परेचर वापसी मेंटेन हो जाएगा। तो इससे आपको समझ में आया कि फीडबैक लूप के थ्रू काम हो रहा है। तीन जो टर्म्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, मेन रोल प्ले कर रही हैं। आइए होम्योस्टेसिस के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस की कुछ तीन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन, सेकेंड होती है थर्मोरेगुलेशन एंड थर्ड होती है एक्सक्रीशन। आइए होम्योस्टेसिस को डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस का फिनोमेना तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो हो रहा होता है, आइदर वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, तमाम होम्योस्टेसिस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। होम्योस्टेसिस को हम सबसे पहले किस में डिस्कस करेंगे, प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले अपनी बुक में ज़्यादातर बॉटनी पार्ट को डिस्कस करते हैं, देन हम जूलॉजी की तरफ आते हैं। बॉटनी पार्ट में हम डिस्कस करें कि प्लांट्स में होम्योस्टेसिस किस तरीके से होता है। इन तीन टर्म्स के थ्रू हम समझते हैं कि होम्योस्टेसिस के जो तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं वो प्लांट्स में किस तरीके से होते हैं। फर्स्ट मैंने बताया ऑस्मोरेगुलेशन, सेकेंड होता है थर्मोरेगुलेशन एंड थर्ड होता है एक्सक्रीशन। आइए डिस्कस करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है क्लास? ऑस्मोरेगुलेशन इज अ मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर सॉल्ट का और वाटर का मेंटेन रहना, सॉल्ट की क्वांटिटी का मेंटेन रहना, वाटर की अमाउंट का मेंटेन रहना, वो क्या कहलाता है मेरे पास, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। आइए सेकंड टर्म को डिस्कस करते हैं, वो क्या होती है हमारे पास, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन वर्ड निकला है थर्म यानी हीट से, यानी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का मेंटेन रहना, वो क्या कहलाता है मेरे पास, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। आप सब जानते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी हम ह्यूमंस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह जो प्लांट्स का बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 21 डिग्री टू 29 डिग्री सेल्सियस, इस तरह के दरमियान उनका बॉडी टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर का मेंटेन रहना वो क्या कहलाता है मेरे पास, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। आइए थर्ड टर्म को डिस्कस करते हैं, वो क्या होता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है क्लास? वर्ड एक्सक्रीट यानी खारिज होना। हमारी बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं और उस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं, तो उसका कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। अब जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा होता है और वो हमारे काम का नहीं होता, तो उस बाय प्रोडक्ट का रिलीज होना, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना, वो क्या कहलाता है मेरे पास, एक्सक्रीशन कहलाता है। इसी तरह प्लांट्स में भी जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो होता है मेरे पास, गम्स होते हैं, लैटेक्स होते हैं, ये सब प्लांट्स के जो है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं। इसी तरह ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। एंड फिश की बात की जाए तो फिश में जो सबसे टॉक्सिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया, क्योंकि वो पानी में रहती हैं और उनका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है। आइए अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ CO2, यानी प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज और एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रही है।
जैसे कि आप सब जानते हैं और इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्लांट्स के लिए मेन रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि प्लांट्स एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे होते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि प्लांट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और एज अ रिजल्ट क्या रिलीज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज कर रहे होते हैं। वो वाली लाइन तो आप लोगों ने सुनी होगी, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। इसी तरह जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर आएगा। तो ये तो था स्टोरेज ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरेज किस तरीके से हो रही है। अब बात करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ CO2 की, यानी प्लांट्स एक्सक्रीट कब कर रहे होते हैं CO2 को। हम बात करें दो प्रोसेस की, हमने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक कर रहे होते थे और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज कर रहे होते थे, ऑक्सीजन। जबकि बात की जाए रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बात की जाए CO2 की, तो प्लांट्स रात के वक्त जो है वो एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं CO2 की, यानी क्या होता है कि वो रात के वक्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस फिनोमेना जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस तो से वो सिर्फ दिन के वक्त हो रहा होता है, जबकि रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन जो है वो रात के वक्त हो रही होती है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो अंदर ले रहे होते हैं। उस वक्त उनकी क्या हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन हो रही होती है। तभी कहा जाता है कि रात के वक्त प्लांट से अवॉइड किया जाए, उनके पास नहीं बैठा जाए, क्योंकि उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि हम सबके लिए क्या है, नुकसानदेह है। ये तो हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ CO2 इन प्लांट्स। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर की, यानी प्लांट्स में से वाटर किस तरह रिमूव आउट हो रहा होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर इन प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर रिमूवल ऑफ वाटर किस तरीके से होता है। दो प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स के अंदर रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा होता है। सबसे पहला क्या होता है, ट्रांसपैरेशन, देन सेकेंड क्या होता है, गटेशन। आइए ट्रांसपैरेशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांसपैरेशन क्या होता है क्लास, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर लूज हो रहा होता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में, आबी बुखारात जिसे कहते हैं, उसकी फॉर्म में वाटर का लूज होना प्लांट्स में से, वो क्या कहलाता है, मेरे पास ट्रांसपैरेशन कहलाता है। ट्रांसपैरेशन क्या होता है क्लास, ट्रांसपैरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर लूज हो रहा होता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स यानी आबी बुखारात की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर से वाटर का लूज होना, वो क्या कहलाता है, मेरे पास ट्रांसपैरेशन कहलाता है। आबी बुखारात जो वाटर वेपर्स लूज हो रहे होते हैं प्लांट्स के, वो एरियल पार्ट से लूज हो रहे होते हैं। एरियल पार्ट्स में कौन कौन आ जाते हैं, आइदर वो लीव्स हों या वो ब्रांचेस हों या वो फ्लावर्स हों या वो स्टेम्स हों, जितने अपर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं उन्हें कहते हैं हम एरियल पार्ट्स। उसमें से वाटर वेपर का लूज होना, वाटर का लूज होना प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में से, वो क्या कहलाता है, मेरे पास ट्रांसपैरेशन कहलाता है। वन थिंग रिमेंबर इन माइंड, ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस जो है वो सिर्फ डे टाइम में होता है, यानी जब बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, प्लांट्स वाटर वेपर्स को लूज कर रहा होता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपैरेशन। आइए बात करते हैं गटेशन की क्लास। गटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर का जो है वो लॉस हो रहा होता है इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ट्रांसपैरेशन और गटेशन दोनों सेम ही प्रोसेस हैं, यानी दोनों के अंदर वाटर का लॉस तो हो रहा है, बट ट्रांसपैरेशन की बात की जाए तो ट्रांसपैरेशन में इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, आबी बुखारात की फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है। जबकि बात की जाए गटेशन की, तो गटेशन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स यानी मोटी मोटी बूंदों की फॉर्म में जो है वो वाटर का लॉस हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम गटेशन कहते हैं। गटेशन और ट्रांसपैरेशन के आपके पास एग्जाम में डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं कि ट्रांसपैरेशन कैसा प्रोसेस है और गटेशन कैसा प्रोसेस है। ट्रांसपैरेशन मैंने बताया कि क्या हो रहा होता है, डे टाइम में हो रहा होता है, जबकि बात की जाए गटेशन की तो गटेशन जो है वो रात के वक्त हो रहा होता है। रात के वक्त क्या होता है क्लास, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। उस टाइम पे जो रूट्स के अंदर जो वाटर का प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इस दौरान क्या हो रहा होता है कि लीव्स के मार्जिन्स पे, कुछ साइड एजेस पे क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स क्या कर रहे होते हैं क्लास, हाइड्रोथोड्स जो है वो वाटर को इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स यानी मोटी मोटी बूंदों की फॉर्म में जो है वो वाटर रिलीज आउट कर रहे होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं।
इस पिक्चर को आप क्लियरली देख सकते हैं, ये मेरे पास एक लीव्स मौजूद है। ये लीव जो है क्या है, इसके साइड एजेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स मौजूद हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथोड्स कहते हैं। हाइड्रोथोड्स क्या कर रहे होते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, मोटी मोटी बूंदों की फॉर्म में वाटर को रिलीज आउट कर रहे होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। ये तो था रिमूवल ऑफ वाटर का प्रोसेस, यानी प्लांट्स के अंदर जो है रिमूवल ऑफ वाटर का एक्सक्रीशन जो है वो किस तरीके से हो रहा होता है, दो प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपायरेशन और गटेशन। प्लांट्स अपने लीव्स के स्ट्रक्चर्स को, अपने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करते जाते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से। अब हम बात करेंगे कुछ सेकेंडरी सब्सटेंसेस की जो प्लांट्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और वो कब एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी सब्सटेंसेस की। सेकेंडरी सब्सटेंसेस क्लास ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट्स के सर्वाइवल में हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं प्राइमरी सब्सटेंसेस। प्राइमरी सब्सटेंसेस में हमारे पास आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाते हैं, डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह आ जाते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं और सर्वाइवल में हेल्प कर रहे होते हैं। जबकि अदर देन प्राइमरी सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं सेकेंडरी सब्सटेंसेस जो प्लांट्स के अंदर रिलीज आउट हो रहे होते हैं। और उनमें क्या क्या शुमार होता है, लेटेक्स होता है, रेजिन होता है और गम्स होते हैं। अब ये तीन चीज़ें क्या हैं, इसको डिस्कस करते हैं। गम्स क्या होते हैं क्लास, ऐसे गम लाइक सब्सटेंसेस, ऐसे स्टिकी सब्सटेंसेस जो प्लांट्स में से रिलीज हो रहे होते हैं। यूजुअली कौन से प्लांट से रिलीज होते हैं, नीम और कीकर के दरख्त से। अब बात करते हैं इन गम लाइक सब्सटेंसेस की, तो ये कब रिलीज होते हैं। ये सब्सटेंसेस जब रिलीज आउट होते हैं जब भी कोई पैथोजेंस वगैरह से बचने के लिए, जब भी कोई पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इन पे हमला करता है, या फिर कोई भी ड्राउट कंडीशन आ जाती है या टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, उस वक्त जो है वो प्लांट्स अपने पास से गम्स को जो है वो रिलीज आउट कर रहे होते हैं। और ऐसा भी होता है कि हम जब हमारे कोई ज़ख्म वगैरह होता है या फिर हम कभी ज़ख्मी हो जाते हैं तो हम प्लास्टर करा रहे होते हैं। इसी तरह जब प्लांट्स के भी जब कोई ज़ख्म वगैरह हो जाता है तो उसको हील करने के लिए भी वो क्या कर रहे होते हैं, गम्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेकेंड सब्सटेंस की बात करें तो वो क्या होता है मेरे पास, रेजिन। रेजिन क्या होता है क्लास, ऐसे स्टिकी सब्सटेंस ही होते हैं, वो थोड़े से वैक्स लाइक मटेरियल के होते हैं और इससे जो होते हैं वो गम्स से ज़्यादा थिन होते हैं। उनका जो टेक्सचर होता है वो ज़्यादा थिन ही होता है। हम आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाएंगे अभी कि रेजिन्स, लेटेक्स और गम्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। अब डिस्कस करते हैं हम पहले रेजिन्स को, कि रेजिन्स जो हैं वो कब रिलीज आउट होते हैं। रेजिन्स उस वक्त रिलीज आउट होते हैं जब भी कोई पैथोजन या बैक्टीरिया प्लांट्स में जो है वो हमला करते हैं। तो उससे बचने के लिए वो क्या होता है कि पैथोजन बैक्टीरिया जो है वो उसी स्टिकी सब्सटेंसेस में जो है वो फंस जाते हैं। एज ए रिजल्ट वो प्लांट्स के टिश्यूज़ में नहीं जा पाते, तो तब वो जो है वो मटीरियल रेजिन रिलीज आउट होता है। लास्टली क्या होता है हमारे पास, लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है, मिल्की फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वाइट कलर का होता है और प्लांट्स में से कब रिलीज हो रहा होता है, जब भी कोई हर्बीफोरस एनिमल, यानी जो प्लांट्स वगैरह ईट करते हैं वो एनिमल्स जब भी खाते हैं प्लांट्स को, तो जब पौधा टूटता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसमें से वाइट फ्लूइड लाइक मटीरियल जो है वो निकल रहा होता है और वो उनकी जो हर्बीवोर्स की टंग होती है उनको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है। तो एज अ रिजल्ट प्लांट अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसको जो है वो रिलीज आउट कर रहे होते हैं। आइए इन तीनों की पिक्चर देखते हैं कि ये किस तरह के मटेरियल्स होते हैं और प्लांट से किस तरह से रिलीज हो रहे होते हैं। क्लास ये देख सकते हैं हमारे पास तीनों मटेरियल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, गम्स। गम्स आप देख सकते हैं प्लांट्स में से इस तरह से निकल रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा थिक आपको दिख रहे हैं, मोटे हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये आप प्लांट की कंडीशन भी देख सकते हैं, प्लांट कितना ज़्यादा ड्राई हुआ है। मैंने बताया ना, ड्राउट कंडीशन हो जाती है, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए या काफ़ी ज़्यादा प्लांट ड्राई हो जाए, तब ऐसे रिजल्ट में भी क्या हो रहा होता है, गम्स रिलीज आउट हो रहे होते हैं। सेकेंडली हम बात करें रेजिन्स की, तो रेजिन्स कब रिलीज आउट हो रहे होते हैं, जब भी कोई पैथोजन या बैक्टीरिया जो है वो उस पर इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो तब रिलीज आउट हो रहे होते हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं कितना थिकी स्ट्रक्चर है और ये इस तरह से इससे निकल रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं रेजिन्स को। लास्टली क्या होता है, लेटेक्स। लेटेक्स मैंने बताया क्या, मिल्की फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइट अपीयरेंस में होता है और इस तरीके से प्लांट्स में से निकल रहा होता है। गम्स यूजुअली जो होते हैं वो कौन रिलीज आउट कर रहे होते हैं, नीम और कीकर के दरख्त वगैरह से जो है वो निकल रहा होता है गम्स। और बात की जाए रेजिन्स की, तो रेजिन्स ज़्यादातर कॉनिफेरस प्लांट्स हो गए या कार्निवोरस प्लांट्स हो गए, उनमें से भी रिलीज आउट हो रहा होता है। लेटेक्स की बात की जाए तो लेटेक्स जो होता है वो मलबरी फैमिली हो गई या कैस्टिला इलास्टिका हो गया, उससे जो है वो इन तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज आउट हो रहे होते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि ये जो सब्सटेंसेस हैं वो प्लांट्स के अंदर कहाँ से निकल रहे हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ जो है वो स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो दरख्त की छाल होती है ना,
उधर यहाँ पर एक स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं क्लास, उससे जो होते हैं हमारे जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं, वो रिलीज आउट हो रहे होते हैं। और वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, दरख्त के तना हो गया या छाल हो गई जिसे हम बार्क भी कहते हैं, उधर जो है वो वहाँ पर जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उधर से ये सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।